बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मोहम्मद अदनान मसूद सिटी लाल कला रावला कोर्ट से हूँ। आज मैं आपको LLB 5 ईयर की सोशियोलॉजी के ऊपर लेक्चर दूँगा। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और सोशियोलॉजी लॉ के अंदर क्यों इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर जो होगा इसके 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर इसमें डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एज ए सोशल साइंस क्या है। उसके बाद सोशियोलॉजी का इंटरेक्शन लॉ के साथ, लॉ में सोशियोलॉजी क्यों ऐड की गई, इसको हम एक स्टडी करेंगे इसके अंदर। और इसके बाद सोशियोलॉजी का दूसरे सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है उसको डिस्कस करते हैं हम कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले डिस्कस अगर हम करें इस चीज़ को कि सोशियोलॉजी क्या चीज़ है, तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। जिस तरह सोशल साइंसेस पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पार्क स्टडी है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी उनकी तरह एक सोशल साइंस है। तो सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो खसूसियात हैं वो फिजिकल साइंसेस से अलग हो जाती हैं। फिजिकल साइंसेस के अंदर पेट रूल्स होते हैं, फार्मूलेशन होती है, वहाँ पे फार्मूलाज होते हैं, थ्योरीज होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूव होती हैं। सोशल साइंसेस के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती, यही चीज़ इनको दूसरे सब्जेक्ट से डिफर करती है। सबसे पहले सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस है सोशियोलॉजी, ये बेस करती है किसके ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। सोशल साइंसेस के अंदर जो लैब होती है वो हम अपनी सोसाइटी को कहते हैं कि क्योंकि सोशल साइंसेस इमर्ज सोसाइटी से करती हैं और सोसाइटी के अंदर ही उनका रिसर्च होती है और सोसाइटी के अंदर ही उनके प्रॉब्लम जो है उनको वहाँ से टैकल किया जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन होती है। आगे जाके हम इसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर जो है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, अगर हम इसको ज़्यादा डिस्कस करें तो सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट एक न्यू सब्जेक्ट है। इसको सोशियोलॉजी जो थी ये 1870 से 1910 तक, सोशियोलॉजी जो थी 1870 से लेकर 1910 के दरमियान इसका ओरिजिन हुआ। बेसिकली सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो उलमा इब्न खल्दून ने दिया था। इसके बाद उन्हीं की थ्योरीज को लेके आ गए और प्योरीफाई किया गया। प्योरीफिकेशन के बाद सोशियोलॉजी जो है इसको वेस्ट ने, यूरोप ने इसको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट दिया। अल्लामा इब्न खल्दून ने सबसे पहले नजरिया अस्बिया पेश किया था। नजरिया अस्बिया जो है वो एक सोसाइटी के अंदर उसकी बेसिक जो डेविएशंस होती हैं उसको डिस्कस करता है। उसके बाद सोशियोलॉजी के अंदर ये सब्जेक्ट मैटर जब डिसाइड हो गया है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है, तो इसके बाद दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस, इसका दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस के उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, इसको हम अभी थ्योरी जो है सोशियोलॉजी उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी की चंद डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजी मुख्तलिफ मुफक्करीन हैं, उनके मुताबिक सोशियोलॉजी जो है ये क्या चीज़ है। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी सोशल से, सबसे पहली बात ये है कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसको आपने डिस्कस इस तरीके से आपने करना है कि सोशियोलॉजी और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बहुत आम फहम के अंदर अगर मैं समझाऊँ आपको कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ आपको एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट को मैनुअल कहते हैं। उस मैनुअल को पढ़ के आप उस चीज़ के सारे ऑपरेशन को समझ सकते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है ये भी एक मैनुअल है सोसाइटी को समझने के लिए। सबसे पहले सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी जो होती है खुद फॉर्म होती है, सोसाइटी ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है। सोसाइटी फॉर्म होने के बाद 3-4 जो प्रॉब्लम्स आते हैं सोसाइटी के अंदर उनको हम सोशियोलॉजी के ऊपर रख के डिस्कस करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर रहने का जो फन है, आपको जो तरीका है, जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है वो सोशियोलॉजी हमें बताती है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के अंदर इंसानों का आपस में इंटरेक्शन जो है उसको किस तरह डिफाइन करती है। तो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली जैसे पहले मैंने बताया कि एक सोसाइटी का सब्जेक्ट है। जिस तरह
साइकोलॉजी है वो भी एक सोसाइटी का सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है वो भी एक सोसाइटी का सब्जेक्ट है। तो सोशियोलॉजी एक सोसाइटी का सब्जेक्ट है, सोसाइटी के ऊपर ये बेस करता है। सोशल प्रॉब्लम जितने इंसानों के होते हैं, ऑल ह्यूमन सोशल प्रॉब्लम, वो सारे सोशियोलॉजी के अंदर इसके सब्जेक्ट मैटर में आते हैं, इससे हम उसको डिस्कस किया जाता है। अब इसकी चंद जो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की, उसको अगर हम डिस्कस कर लें तो सबसे पहली बात यह है कि सोशियोलॉजी जो है, सबसे पहले वर्ड जो है सोशियो का वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, मुआशरा। उर्दू में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। उर्दू में सोशियोलॉजी को मनानियात और समाजियात कहा जाता है। हमारे मुआशरे से जो हमारे आपस में तल्लुकात हैं, इंटरेक्शन है, उनको सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम डिस्कस इसको करते हैं। तो सोसाइटी जो होती है सोशियो, इसको आगे हम सोसाइटी का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है। अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट के जहन में ये माइंड आता है कि सोसाइटी बनती कैसे है, तो सोसाइटी बनने के लिए इसकी कंपोजिशन है सोसाइटी की, इसके अपने सोसाइटी की कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के तहत सोसाइटी बनती है। सबसे पहले इसके अंदर ह्यूमन्स होते हैं। हमारा जो मुआशरा है ये एक इंसानों का मुआशरा है, तो हमारी सोसाइटी एक इंसानी सोसाइटी है। तो मुआशरे के अंदर सबसे जो बुनियादी हमारा यूनिट है वो होता है फैमिली। हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हैं। वो फैमिली जब आपस में अपना इंटरेक्शन करती हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन, तो वहाँ से सोसाइटी उसकी फॉर्मुलेशन होती है। अब ह्यूमन इंटरेक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो ह्यूमन इंटरेक्शन की सबसे जो बड़ी बात, पहली बात ये थी कि ह्यूमन इंटरेक्शन क्या चीज़ है। ह्यूमन इंटरेक्शन वो हम आपको अभी डिस्कस, मैं यहाँ पे आप करवा देता हूँ। इसको बहुत सिंपल तरीके में समझने के लिए आपको ह्यूमन इंटरेक्शन क्या चीज़ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं। एक फैमिलीज के अंदर मुख्तलिफ अफराद होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सन होते हैं। अब उन तमाम फैमिलीज का आपस में, और तमाम एक फैमिली के अंदर जो वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनका आपस में ताल्लुक, उनकी आपस में डिपेंडेंस, और उसके बाद एक फैमिली का एक सोसाइटी में दूसरी फैमिलीज के साथ ताल्लुक और उनका आपस में इंटरेक्शन, उनकी डिपेंडेंस, ये होती है ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर डायग्राम के हिसाब से आपको अगर मैं इस चीज़ को डिस्कस करवाऊँ तो सोशियोलॉजी के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के पर्सन हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक सोसाइटी के अंदर तीन उसकी बुनियादी इकाइयां हैं, तीन यूनिट्स हैं। अगर उन यूनिट्स को हम समझें तो ये एक फर्द जो है, एक इसका इंटरेक्शन बी के साथ और बी का इंटरेक्शन सी के साथ, इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन है, इंसान के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। और सोसाइटी के अंदर इंसान के एक दूसरे का ताल्लुकात जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस की अहमियत इस तरह से है कि एक फैमिली के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसके अंदर हमारी सोशल नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड मैं आपको डिफाइन करूं कि एक फैमिली के अंदर आम फहम में कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कोई ज़रूरियात होती हैं, खुराक की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसके बाद घर को चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट अपने वालिदैन पे, अपनी माँ पे होते हैं, बाप पे होते हैं। तो इनका आपस में जो एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करना है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। इंसानों का आपस में जो ताल्लुकात हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हमें सोशल इंटरेक्शन के बारे में कुछ ना बताए तो इसका मकसद ये है कि सोसाइटी जो है उसकी कोई सिमत नहीं है, डायरेक्शनलेस सोसाइटी हो जाती है। डायरेक्शनलेस सोसाइटी जो हमारे इस दुनिया के अंदर जानवरों की होती है। जानवरों के अंदर फहम, फरासत, बसीरत नहीं होती। जानवर जो होते हैं उनके अंदर अकल नहीं होती। अल्लाह ताला ने
तमाम इंसानों को अकल दी है। अकल देने के बाद अल्लाह ताला ने उनका आपस में इंटरेक्शन को दुनिया में पैदा किया है। तो इस इंटरेक्शन को मैंने आपको समझा दिया है कि इंसानों के आपस में ज़रूरियात के जो ताल्लुकात हैं, ज़रूरियात पूरी होनी है, इसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। और हमारी सोशियोलॉजी जो है सोशल इंटरेक्शन को ही इस यानी सब्जेक्ट मैटर को लेके आगे चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान में ये रखना है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की एक सोसाइटी की फाउंडेशन है। जब तक फाउंडेशन को हम समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उस इमारत को या किसी भी चीज़ को उसके ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। तो सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको इस डायग्राम से वादा हो रही है कि सबसे पहले सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो सोशियो से है, मुआशरे से इसने जन्म लिया है। और मुआशरा कैसे प्रोड्यूस होता है? मुआशरा ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन से आता है एक चीज़। आप मिसाल के तौर हम चीज़ें लेने जाते हैं शॉप्स के ऊपर, तो शॉप्स होते आपने देखा है क्यों बनी हुई है मुआशरे के अंदर, मार्केट्स क्यों खुली हुई हैं? अगर ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो तो फिर ज़रूरत नहीं रहती आपस में शॉप्स की, मार्केट्स की। तो इस आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से समझ गए हैं कि सोशियोलॉजी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर उसको हमें डिफाइन करती है कि सोशियोलॉजी क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये बात बताई थी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का नज़रिया अल्लामा इब्न खल्दून ने दिया था। फिर उसके बाद मैक्स वेबर, मार्क्स स्पेंसर, इस किस्म के मुफक्करीन जो मगरब से आए उन्होंने इसको और प्योरीफाई किया। हमारी याद रखें सोशियोलॉजी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अभी मैं उसके ऊपर आपको लेक्चर दूंगा, अभी मैं उसके ऊपर आपको समझाऊंगा कि सोशियोलॉजी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सोसाइटी में क्या है। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सोशियोलॉजी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर जब हम आते हैं तो एज सब्जेक्ट सोशियोलॉजी दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है। एक उसके अंदर पर्सनल रिलेशन है, और दूसरी चीज उसके अंदर स्टेट पॉलिसीज हैं। पर्सनल रिलेशन मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया है कि पर्सनल रिलेशन क्या है। सोसाइटी और ह्यूमन के आपस में ताल्लुकात को पर्सनल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। ये पर्सनल रिलेशन है अफराद के आपस में ताल्लुकात। ह्यूमंस के इंटरेक्शन के बाद आपस में ताल्लुकात जो अफराद के होते हैं, ये एक बेसिक नीड है सोसाइटी की। इसके बगैर सोसाइटी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। सोसाइटी जो होती है, एक मुफक्करीन कहते हैं कि बहते पानी की मानी है। पानी अगर बहता रहेगा तो उतना ज़्यादा वो ताज़ा रहेगा, उतना ज़्यादा वो फर्टाइल होगा। पानी अगर रुक जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है। तो हमारे मुआशरे में, मुआशरा जिसको कहते हैं सोसाइटी, इसकी भी यही अहमियत है कि सोसाइटी को चलते रहना चाहिए। और सोसाइटी जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजा है, उस वक्त से लेके क़यामत तक सोसाइटी जो है आपस में चलती रहेगी। चाहे वो मशरक़ी सोसाइटी हो, चाहे वो मगरबी सोसाइटी हो, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम सोसाइटी हो। हाँ, सोसाइटी की बेसिक चीज़ें जो एक जैसी होती हैं। तो सोशियोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम ये बात की। सबसे पहले पर्सनल इंटरेक्शन है, पर्सनल रिलेशन है, अफराद के आपस में ताल्लुकात। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि स्टेट पॉलिसी है। स्टेट पॉलिसी किसको कहते हैं? स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं कि एक मुल्क के अंदर जितने लोग बसते हैं उन लोगों को वेलफेयर की जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। वहाँ पे मुल्क के अंदर लॉज, कवानीन का नफाज किया जाए, मुल्क के अंदर हुकूमतें बनाई जाएं। तो ये सारी स्टेट पॉलिसी और लॉ जो है उनकी पीछे बैकग्राउंड क्या हो। जब कवानीन किसी मुल्क में नाफज होते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन क्या है, और ये जो हम लॉ बना रहे हैं, जिस कानून को हम इन्फोर्स कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी में इंसानों के खिलाफ तो नहीं है, कहीं उन पर ज़्यादा पाबंदियाँ तो नहीं लगाता। इस चीज़ को यहाँ से हम जब देखें तो यहाँ से तीन चीज़ें बेसिक जो स्टेट पॉलिसी से निकलती हैं। सबसे पहले होती है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट,
दूसरी चीज उसके अंदर जो है वो होती है लॉग। इसको अगर हम देखें, सबसे पहले स्टेट पॉलिसी के अंदर सबसे पहले फार्मूलेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है। जब हम आज से 3-4 हज़ार साल पहले यूनानी मुफक्करीन जो ग्रीक फिलोसफर थे उनको देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ पे जोर दिया है वो फार्मूलेशन ऑफ गवर्नमेंट है कि हुकूमत कैसे बनाई जाए। अरस्तु ने कहा था कि हुकूमत जो होती है वो 5040 लोगों के ऊपर बनती है। अफलातून ने कहा था कि 10,000 कम से कम अगर किसी माशरे में लोग रहते हैं तो वहाँ हुकूमत की फार्मूलेशन की जाती है। हुकूमत बेसिक चीज़ आप याद रखें कि जो कॉन्सेप्ट है हुकूमत का बेसिक वो बहुत बारीक है और बहुत तारीखी है। इस चीज़ को अगर आप इस तरह समझें कि जब पुराने ज़माने के अंदर लोग अपने जानवरों को चराते थे तो लोग अभी भी जानवरों को चराने के लिए अपने पास चराने वाले को बड़े बड़े डंडे रखते थे। उस डंडे का मकसद ये था कि कोई जानवर जो है वो रेवड़ से अलग ना हो जाए, कोई जानवर वहाँ से डेविएट ना करे, तो उसके डर से वो एक जगह के ऊपर जमा रहते थे। हुकूमत का बेसिक कॉन्सेप्ट रियासत के अंदर ये होता है कि हुकूमत आपको मुनज़्ज़म रखती है, आपको वेलफेयर करती है। और हुकूमत दूसरी बात इसमें थी कि जितने लॉज बनते हैं, चाहे वो सब्सटेंसिव लॉ हो, चाहे वो हमारे प्रोसीजरल लॉ हो, तो वो हुकूमत बनाती है, हुकूमत उनको इन्फोर्स करती है। सोशियोलॉजी के अंदर लॉज जो हैं इनको पहले सर्च करके देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी की बेसिक नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी की खसूसियात क्या हैं। तो सोसाइटी की खसूसियात के बारे में रिसर्च करके मौजूद तरीन द मोस्ट सूटेबल लॉ जो होता है उसको इन्फोर्स किया जाता है। तो इसी वजह से सोशियोलॉजी को लॉज की जो डिग्री प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल किया जाता है। एक लॉयर, एक जज, एक कानूनदान वो जब बनता है उनको सोसाइटी की बेसिक्स का इल्म हो कि सोसाइटी बेसिक्स की चीज़ों से बनती है और सोसाइटी की हमारी एथिक्स अखलाकियात क्या चीज़ें हैं। तो इसी वजह से लॉज जो है ये हमारा सबसे बड़ा सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है लॉज के ऊपर में उनकी बैकग्राउंड उसको डिस्कस हम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के कवानीन जो बने हुए हैं वो यहाँ पे ब्रिटिश ने बनाए थे। कोडिफिकेशन ब्रिटिश ने की थी, जिनके अंदर इंडियन पीनल कोड थी, पाकिस्तान पीनल कोड बाद में उसको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड है CPC, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लॉज ब्रिटिश ने बनाई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का ख्याल इसके अंदर रखा कि ऐसा लॉ ना बने जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन जो लोग हैं उस वक्त इंडियन थे। 1947 के बाद ये पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड जब हुआ आपको पता है, लेकिन उन्होंने भी इसके अंदर जो सोसाइटी की रिसर्च करके सब कॉन्टिनेंट के अंदर लॉज बनाए गए। तो उनके अंदर बेसिक चीज़ें क्या थी कि हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था जो ट्राइबल एरिया के अंदर था, उसको FCR कहते थे, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। तो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो था वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, क्योंकि हमारे जितने ट्राइबल एरियाज हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब जो एजेंसी थी फाटा के ये हैं, बलोचिस्तान के अंदर हैं, और उसके बाद पंजाब का कुछ एरिया है डेरा गाजी खान वाली साइड पे, वो हमारा ट्राइबल एरिया। इंडिया के अंदर जो कलकत्ता और बंगाल के साथ इलाके थे, मिजोरम के इलाके थे, हिमाचल प्रदेश के इलाके थे, वो ट्राइबल एरिया। उसके बाद साउथ इंडियंस के जो है एरियाज थे वो सारे ट्राइबल एरियाज थे। तो इन इलाकों के अंदर उन्होंने FCR, पाकिस्तान के जो इलाके थे उनके लिए FCR का कानून उन्होंने जो एजेंसी थी ट्राइबल एरियाज वहाँ पे उन्होंने नाफज किया। FCR का बेसिक कौन सा फ्रंट क्राइम रेगुलेशन थी। उन्होंने अंग्रेजों ने ये कहा था कि सोसाइटी जो ट्राइबल एरिया की है ये मुख्तलिफ है बाकी सब कॉन्टिनेंट से, इनके अखलाकियात मुख्तलिफ है, इनके रूल्स रेगुलेशन जो थे वो उनके हिसाब से बनाने चाहिए थे जो उन्होंने बनाए। इसके पीछे भी बेसिक जो रिसर्च थी वो सोशियोलॉजी की थी। यहाँ सोसाइटी की बेसिक नॉर्म्स को उन्होंने उसमें डिस्कस किया है लॉ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद अगला है सिस्टम ऑफ पनिशमेंट है कि सजाओं का निज़ाम जो सिस्टम, इसको पीनल सिस्टम भी कहते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सजाओं जिसके अंदर सजाएं जो मुख्तलिफ जुराइम की बताई गई हैं। सजा के बारे में सोशियोलॉजी का नज़रिया है
وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے جو غیر اخلاقی ہو، غیر سماجی، کوئی ایسی سزا نہیں دی جا سکتی جو غیر اخلاقی ہو، غیر سماجی ہو، کیونکہ سوسائٹی کے اندر سزا کو جب دیا جاتا ہے تو بیسک کانسیپٹ جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے سوسائٹی کا سزا دینے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اسلام کے اندر بھی سزائیں جو دی جاتی ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں، کہ آپ دیکھیں ہمارے جو سعودی عرب ہے، ایران ہے، اس طرح کے ممالک کے اندر سزائیں جو ہیں وہ اسلامی سزائیں سر عام دی جاتی ہیں لوگوں کو. تو سر عام سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے وہ جب اس مجرم کا انجام دیکھیں گے وہ سزا کو دیکھ کے جرم کرنے سے توبہ کر لیں گے. اس سے کانسیپٹ سزا کا عبرت ہوتا ہے. تو ہماری جو بہت شدید قسم کی سزائیں جو ہیں قوانین کے اندر وہ سب سے زیادہ کیپٹل پنشمنٹ ہے سزائے موت. تو ہمارے انڈیا اور پاکستان جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر سزائے موت جو دی جاتی ہے وہ اسلامی نہیں دی جاتی، لیکن سزائے موت یہاں پہ مرڈر کرائم کا اگر کریں کوئی یا اس کے بعد بہت زیادہ ہینیس کرائم کرے تو اس کے اوپر سزائے موت دی جاتی، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ غیر اخلاقی نہیں ہوتا. غیر اخلاقی مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سر عام لوگوں کو پھانسی نہیں دی جاتی. ہمارے جو جیل مینول ہیں، ہمارے لاز ہیں، ان کے اندر چیز کو ڈیفائن کیا گیا کہ سر عام اگر آپ پھانسی دیں گے نا تو پھر وہاں سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلتی ہے. انارکی جب پھیلے گی، انتشار پھیلے گا تو بہت سے معاشرے ایسے ہیں دنیا کے جن کو سوشیالوجی جب ان کو کور کرتی ہے تو بہت سے ممالک میں لوگ کرمنلز کو، مجرموں کو خود ہی سزائیں دے دیتے ہیں. افریقہ کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کوئی عمدہ کرائم کرے، ٹھیک جرم کرے تو اس کو سزا دی جاتی، موقع کے اوپر لوگ اس کو سزائے موت دے دیتے خود ہی ڈیسائیڈ کر کے. اس سے تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات اس کے اندر جو سوشیالوجی یہ کہتی ہے کہ سزائیں دینے کا اگر نظام خود نافذ کرے نا تو اس میں سب سے پہلے سسٹم آف پنشمنٹ کے اندر اگر آپ پنشمنٹ دینا، سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے. فرد واحد اگر سزا دے گا تو حکومت کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کی، جب ریاست کی ریٹ چیلنج ہوگی تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا اور حکومت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب حکومت کا بنیادی مقصد ختم ہو جائے گا، سزا کے اوپر کنٹرول ریاست کا نہیں رہتا، تو اس وقت ملک کے اندر خانہ جنگی کو یہ پروان چڑھاتی ہے. تو سوشیالوجی ہمیں یہ کہتی ہے کہ سزاؤں کا جو نظام ہے وہ معاشرے کے اکارڈنگ ہو، سماجی. دیکھیں مجرم جو ہوتا ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، اس میں قوانین ہمیں بیان کرتا ہے کہ بیسک بنیادی قوانین تو جو ہمیں دستیاب ہیں، ایک دو کے علاوہ وہ تمام مجرموں کو بھی دستیاب ہیں. خوراک کا، صحت کا، اس کی عزت نفس کا جو حق ہے وہ مجرموں کو بھی حاصل ہے. تو ہمیں ان چیزوں ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمان جاری کیا کہ جب جنگ ہو نا تو مسلمان جنگ کے اندر تین چار چیزوں میں مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا. پہلی بات یہ تھی کہ وہاں پہ کسی عورت کو، بچے کو قتل نہ کیا جائے، جنگ کے اندر بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، کوئی سایہ دار درخت نہ کاٹا جائے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کھول کے پڑھیں اس کو تو کیا چیزیں ساری سوشیالوجی کے بیسک نام دی ہیں نا، جو بعد میں 17 18 19 سینچری کے اندر جا کے برٹش نے یا یورپین لوگوں نے، مفکرین نے اس کو بنایا. بیسک چیزیں تو ہماری وہی اسلام والی ہیں. اگر ہم اس کے اندر اسلامی نالج کو دیکھیں تو اسلام ہمارا جو ہے وہ ہر چیز بیسک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے. فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فطرت کے انسان کے سب سے قریب ہے اس کو فطرت کہا جاتا ہے. تو سوشیالوجی کا انڈیکٹ جو مقصد ہے نا اسٹڈی کا، یہ بھی فطرت کو سمجھنا ہے. فیملی کی فطرت کیا ہے، واٹ از دا نیچر آف فیملی، واٹ از دا نیچر آف سوسائٹی، what is the role of state, what is the role of policies, public policies in the state, and what is the role of system of penal and punishment in the society. These are some things which we can discuss, we can read, we can understand from sociology. In the subject of law, the interaction of sociology is very important because the law is the basic concept of law is given by the sociology. قانون کی جو بنیاد ہے اس کو سوشیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ قانون کیسا ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ کیسے قوانین بنائے جائیں، ریاست کے اندر قوانین جو ہیں وہ کس قسم کے قوانین ریاست میں بنائے جائیں. اب میں آپ کو سوشیالوجی جو سبجیکٹ ہے اس کی سمجھ آپ کو آگے ہوگی بیسک. اب سوشیالوجی کا جو ریلیشن ہے دوسری سوشل سائنسز کے ساتھ اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اب جتنی سوشل سائنسز ہیں ان کا آپس میں سوشیالوجی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں.
What is the relation of sociology with other social sciences? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के ذہن में ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर कि सोशल साइंसेज जो हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, सोशल साइंसेज किनको कहा जाता है। तो जैसे मैंने पहले आपको ये बात बताई थी कि सोशल साइंसेज जो हैं ये वो ऐसी तमाम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं जिसका इंटरेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोसाइटी के साथ होता है। सोशल साइंसेज इसको कहा जाता है सोसाइटी के साथ। तो हमारी सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ के अंदर जो सोशल साइंस है सोशियोलॉजी में वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस रोल ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट्स, ये सारी हमें चीजें पॉलिटिकल साइंस बताता है। पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सोशियोलॉजी एक ओल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो सोशियोलॉजी से इंटरलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस को उन बातों के हल के लिए आम फहम ज़बान में सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी के अंदर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से एक बात याद रखें कि जो इलेक्शन होते हैं ना किसी भी रियासत के अंदर, तो उन इलेक्शन के अंदर इस बात का आपने सुना होगा कि सर्वे आते हैं इलेक्शन से पहले। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, जब वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है अमेरिका में तो वहाँ पे गैलप का सर्वे है, सर्वे आते हैं। तो सर्वे तो करना है ना, इसको इससे पहले एक चीज़ होती है उसको कहते हैं पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग, राय आमा को हमवार करना, राय आमा को तश्कील देना। तो फार्मूलेशन ऑफ जो पब्लिक ओपिनियन है ये प्योरली सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का, और राय आमा को हमवार करना उसकी बेसिक नॉर्म्स को समझ के ये बेसिक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के अंदर सोशियोलॉजी की मुहताज है, ये इस बात को हम कह सकते हैं और कही जाती है। उसके बाद जब वोटर्स का ट्रेंड हम देखते हैं इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, तो किसी भी स्टेट में किसी प्रोविंस के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो अब आप याद रखें कि हमारी सोसाइटी जो है ना इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बन गई और हर मसले के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी हुई है। कुछ वफाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ प्रोविंशियल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ लिंग्विस्टिक बेस हैं, कुछ रिलीजन बेस हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो हर पार्टी का वोट के अंदर कुछ ना कुछ शेयर होता है। तो वोट के अंदर लोग अपने जहनों में कैसे चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमने फलां पार्टी को वोट देना है, उसके पीछे भी सोशियोलॉजी होती है। लोगों को पता नहीं होता, लेकिन सब कॉन्शियस के अंदर सोशियोलॉजी काम कर रही होती है। तो सोशियोलॉजी किस तरह काम करती है, जब एक पार्टी कैंपेन करती है अपनी, तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी को कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म कर सकती है, कौन सी पार्टी जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकती है और कौन सी पार्टी जो है हमें ज़्यादा वेलफेयर कर सकती है। तो इसके पीछे सोसाइटी की बाइंडिंग वही है तो हमें पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी ने बताई। दूसरी जो सोशल साइंस है वो इकोनॉमिक साइंस के ऊपर। दो सब्जेक्ट आपस में इंटरलेटेड हैं बहुत ज़्यादा, वो पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो है ना वो साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं, मुआशियात के पैदावार जो है उसको मुआशरे में किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं, पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
दौलत की मुनसिफाना तकसीम दुनिया में इस रियासत में कैसे की जाती है, इस चीज़ को इकनॉमिक्स हमें बताती है। इकनॉमिक्स एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी एक पुराना सब्जेक्ट है, 16-17 सेंचुरी की बात है ये। उस वक्त इकनॉमिक्स जो थी अपने डेवलपिंग फेज के अंदर थी, अब तो इकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। अब जो इकनॉमिक्स के अंदर जो इकनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जब हम फार्मूलेट करते हैं ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा कि 5 साल तरक्याती मनसूबे आते थे, अभी भी आते हैं 5 साल तरक्याती मनसूबे। उन 5 साल तरक्याती मनसूबों के अंदर उन्होंने बताया होता था कि सोशल सेक्टर के अंदर हमने इतने एलोकेशन की हुई है, डेवलपमेंट में इतनी की हुई है, हेल्थ में इतनी की हुई है, एजुकेशन में इतनी की हुई है। तो ये जो चीज़ है, जो एस्टिमेशन है, वो हम किस तरह करते हैं कि इस सोशल सेक्टर के अंदर सेहत में इतना काम होने वाला है, एजुकेशन में इतना काम होने वाला है, बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ है उसमें इतना काम होने वाला है। तो ये इसके पीछे जो थॉट है सोशियोलॉजी की होती है। एक और इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्सेप्ट का। एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, मिडिल क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई। तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसको सोशियोलॉजी समझती है कि किस तरह का आइडियल होना चाहिए, और उसको जब सोशियोलॉजी उस सब्जेक्ट फार्मूलेशन करके, प्रॉब्लम फार्मूलेशन करके दे देती है, उसके बाद उसमें इकोनॉमिक्स का रोल आता है, मुआशियात का। अब दो चीज़ें यहाँ से ज़ाहिर हो गई हैं कि सोशियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स इंटर रिलेटेड है। ये पूरी डायग्राम जब बनेगी उस वक्त आपको समझ आ जाएगी कंप्लीट कि बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी का है। अगली बात इसके अंदर ये तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस के अंदर। साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात है। एक बात आप डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आपस में सिस्टर सब्जेक्ट है। दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक है, दोनों के प्रॉब्लम एक जैसे हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंटरवेंशन के थ्रू ले जाती है, उसमें मेडिकेशन और अपनी थेरेपीज के अंदर। और जो सोशियोलॉजी है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके सोसाइटी को सेल्फ करेक्शन की तरफ ले जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये वाला है साइकोलॉजी के अंदर और सोशियोलॉजी के अंदर। जब तक सोशियोलॉजी को हम बेसिक नहीं समझेंगे, साइकोलॉजी के साथ रिलेशन को समझ नहीं आएगी। तो साइकोलॉजी जो है ये बेसिक जो है साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। क्या आपका जो बिहेवियर है उसको ये स्टडी करती है, और सोशियोलॉजी भी बिहेवियर को स्टडी करती है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि सब्जेक्ट जो दोनों हैं ना ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमारे माशरे के अंदर जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब को सोशियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके के साथ एड्रेस करती है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है, और सोसाइटी को एक नया राह देती है कि सोसाइटी अगर इस राह पे चलेगी तो सेल्फ करेक्शन के थ्रू वो ठीक हो जाएगी। और साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर बेस करती है, एक आम इंसान के ऊपर, एक इंडिविजुअल, एक फर्द के ऊपर बेस करती है। तो फर्द के प्रॉब्लम क्या है आप, और उसको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, क्या क्या इंसान को उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसके दिल में खौफ हैं, और किन चीज़ों से इंसान रिलेक्टेंट होता है करने से, और किन चीज़ों से इंसान जो है वो खुशी महसूस करता है। जो बिहेवियर बेसिक जो सेंसर्स हैं इनके साथ जो आपस में हमारा जो रिलेशन है वो साइकोलॉजी बताती है। इसके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज सोशियोलॉजी का होता है। स्पेक्ट्रम का फर्क है थोड़ा, वो याद रखें कि साइकोलॉजी का स्पेक्ट्रम अगर इतना होगा और सोशियोलॉजी का स्पेक्ट्रम इतना होगा, ये स्पेक्ट्रम का फर्क है। सब्जेक्ट दोनों आपस में एक जैसे हैं कि इनकी वसत का फर्क है। आम लफ्ज़ों में कहना इनकी वसत का फर्क है कि साइकोलॉजी की वसत अगर इतनी है तो उसकी निस्बत सोशियोलॉजी की वसत उतनी है। सब्जेक्ट दोनों एक जैसे हैं। यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया होगा। तीसरा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस का, जिसका रिलेशन है सोशियोलॉजी के साथ, वो एंथ्रोपोलॉजी है।
एंथ्रोपोलॉजी एज सब्जेक्ट मैटर, अगर हम सोचें इसको, एंथ्रोपोलॉजी एज सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी इल्म बशरियात को कहा जाता है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात है, सोशियोलॉजी इल्म बशरियात है। बशरियात मतलब बशर इंसान से, इंसान का जो आपस में तल्लुक है इसको हम एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू आपस में रिलेट करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब इल्म बशरियात है कि बशर इंसान के आपस में तल्लुकात क्या है और इंसान का आपस में रिलेशन क्या है, और इंसान जो है उसके आपस में इंटरेक्शन जो जितने भी होते हैं, इंसान की बेसिक फिजिकल नीड्स क्या हैं, कैसे पूरी होंगी, इस चीज़ को एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है। तो इसके बारे में अगर दोनों का स्पेक्ट्रम को अगर हम वादा करें ना, तो स्पेक्ट्रम जो इसका एंथ्रोपोलॉजी का होगा वो इतना होगा, अगर तो सोशियोलॉजी का स्पेक्ट्रम इतना होगा। अब आपको यहाँ से एक और बात वादिया होने लगी स्टूडेंट्स के, जब हम इसके बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो इसका बाकी सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है सोशियोलॉजी का। सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल साइंस आया है, पॉलिटिकल साइंस इंटरलेटेड है इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स इंटरलेटेड है साइकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी इंटरलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी के साथ, और इन तमाम चीज़ों से सोशियोलॉजी इंटरलेटेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो सोशियोलॉजी का है वो यही है कि तमाम चीज़ों के साथ सोशियोलॉजी इंटरलेटेड है। अब माशरे के अंदर आप याद रखें कि एंथ्रोपोलॉजी को हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी अगर आपने करना है तो उस वक्त तक हमें सोशियोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा, अगर एंथ्रोपोलॉजी को हमें समझना है। इल्म बशरियात है और सोशियोलॉजी इल्म इमरानियात है, इल्म समाजियात है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस इस चीज़ से कर सकते हैं कि अगर एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करना है जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाए। इस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी भी आपस में इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड का मतलब ये है दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ उतना ही ताल्लुक है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली जो सोशल साइंस है वो हिस्ट्री है, जिसका रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ है। एक बात स्टूडेंट जहां पे आप अपने माइंड में रखें कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट क्या है। हिस्ट्री हमें तारीख बताती है, दुनिया की तारीख है, किसी कौम की तारीख है, किसी मजहब की तारीख है, और तारीख के अंदर उसके एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जो आने वाली चीजें हैं उनको हमें हिस्ट्री डिफाइन करती है कि एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर हिस्ट्री हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करके देती है अपनी हिस्ट्री की शक्ल में। ये सब्जेक्ट जो है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नेशन जो है उन्होंने अपने तदरीजी मराहल एवोल्यूशन प्रोसेस किस तरह कंप्लीट किया। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो हिस्ट्री जो है वो सोशियोलॉजी के साथ वो भी इंटररिलेटेड इस तरह से है कि तमाम सोशल साइंसेस जितनी हैं वो सारी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू, एक तारीखी मरहले के थ्रू वो अपने वजूद में आई है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो सोशियोलॉजी में क्यों हम इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए कि हर सोसाइटी जो है वो अपने एक तारीखी मरहले से, एवोल्यूशन प्रोसेस से वजूद में आई हुई है। तो उस एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम मसाइल जो हैं वो फेस हुए होंगे। तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर उस सोसाइटी का प्रॉब्लम को हल करने के अंदर उनका बिहेवियर क्या था, उन्होंने किस तरह समझा है कि सोसाइटी को कैसे फार्मूलेट किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स का हल कैसे बयान किया गया। उन प्रॉब्लम्स को हमने हिस्ट्री के थ्रू देखना है। दुनिया के अंदर 3-4 अगर हम चीज़ों पे नज़र दौड़ाएं
دنیا کے اندر 3-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے اندر ہسٹری نے ان قوموں کو بلندی کے اوپر پہنچا دیا. سب سے پہلے تو جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ جب ہجرت فرمائی تو مباحثات مدینہ ہوئی تھی. اب مباحثات مدینہ جو تھی وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا مثال نہیں ملتی کہ جب مدینہ کے اندر ہر انصاری نے ہر مہاجر کو اپنا اپنا بھائی بنایا تھا، اور سیکریفائس انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیدادیں ان کو دے دی، اور اپنے باغات میں سے آدھے باغات ان کو دے گئے، حتیٰ کہ جن صحابہ کرام کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو انہوں نے دوسری کو طلاق دے دی کہ آپ ان کے ساتھ میرے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کر لیں. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ، ایک ایسا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک دنیا کو دیا ہے کہ جس سے 2 تھیوریز نکلتی ہیں. ایک تھیوریز کے اندر یہ ہے کہ ایمرجنسی میں، مشکل حالات کے اندر ایک سوسائٹی نے اپنے مسائل پہ کس طرح قابو پانا ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس کے اندر جتنے ویلفیئر پروگرام دنیا میں چلتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کے ہوں، چاہے وہ ریاست کے ہوں، چاہے وہ کسی ایسی پرائیویٹ ادارے کے ہوں جیسے یو ایس ایڈ ہے، یورپین یونین ہے، جیپنیز ایڈ ہے، تو ان کے اندر ایسا کانسیپٹ کبھی نہیں پایا گیا آج کل کے دور کے اندر بھی. کہ جو مباحثات مدینہ ہوئی تھی، سوشیالوجی کی تھیوری دیکھیں اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوشیالوجی کی تھیوری اس کے اوپر اپلائی کی کہ تمام دنیا کے اندر اس وقت، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر انفارمیشن کا فلو بھی اتنا نہیں تھا، نالج بھی اتنا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا دنیا کو مباحثات مدینہ کی شکل میں جس کا سوشیالوجی آج تک جواب ڈھونڈتی ہے، اور جس سے ویلفیئر اتنی زیادہ ہوئی کہ چند مہینوں کے اندر جو مہاجرین تھے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے. دوسری اس کے اندر جو مثال تھی وہ یہ تھی ہیومن انٹریکشن میں، کہ سوسائٹی کے اندر آپس میں ریلیشن، آئیڈیل ریلیشن، مثالی جو تعلق تھا وہ ہمیں مباحثات مدینہ سے پتہ لگا تھا. ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں، دوسری اس کے اندر یہ تھی کہ جب دنیاوی مثال ہم دیں تو جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو اس کے اندر جو دنیا نے سفر کیا، بہت زیادہ باتیں ہوئیں، بہت زیادہ اس کے بعد دنیا کے اندر ڈیزاسٹر آئے، تو اس کے اندر بھی وہ قومیں جنہوں نے اپنی ہسٹری تاریخ سے سیکھا تھا وہ قومیں اس کے ثابت قدم رہی ہیں. ہسٹری سوشیالوجی کے ساتھ ریلیشن اس کا اب چند آسان لفظوں میں ڈیفائن کر دیا جائے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے ہمارے مسائل نئے آتے ہیں ان کو ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کا کیا حل کرا گیا تھا اور اس قوم نے تاریخ میں کس طرح ان مسائل کو حل کیا تھا. یہ اس کا ہسٹری کے ساتھ تعلق ہے. اگلا جو سوشل سائنس ہے وہ آج کل کے زمانے میں اس کو سیمی سوشل سائنس کہا جاتا ہے، وہ ہے اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹ علم شماریات کو کہا جاتا ہے. سوشیالوجی کے اندر جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سوشیالوجی کے اندر جو سائنٹیفکلی ہم پرابلمس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں وہ ہم اسٹیٹ کے تھرو کرتے ہیں. ان کی جو ماڈل ہم بناتے ہیں وہ اسٹیٹ کے تھرو بناتے ہیں ان کے ماڈل، اور ان کی میتھڈالوجی جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ اسٹیٹ کے تھرو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. سوشل ریسرچ جو ہے وہ بیس کرتی ہے اسٹیٹ پہ. اسٹیٹ سوشل سائنس ہے. 17 سینچری 16 سینچری کی اس کا ایوولوشن پیریڈ ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سوشیالوجی کے اندر جو سائنٹیفکلی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اسٹیٹ نے دیکھنی ہیں. پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن، فارمولیشن آف ہائپوتھیسز، alternate hypothesis, collection of data, purification of data, methodology, results, interpretation of results. یہ ساری چیزیں سوشیالوجی کے اندر اسٹیٹ دیتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی اور اسٹیٹ یہ آپس میں بھی انٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں. اگلی جو سوشل سائنس ہے وہ ہے کرمنالوجی. کرمنالوجی
جو ہے نا یہ ایز اے سبجیکٹ سوشیالوجی کی سب فیلڈ ہے. علم جرمیات سوشیالوجی کی سب فیلڈ ہے. جرمیات کے اندر اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوسائٹی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں کرائمز کا ٹرینڈ کیا ہے, ایک سوسائٹی کے اندر کون کون سے جرائم زیادہ ہو رہے ہیں. پھر ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ جب اس قسم جرائم کی اگر مثال کے طور پہ ہمارے شہروں میں یا دنیا میں کہیں بھی موبائل سنیچنگ ہوتی ہے, بائک سنیچنگ ہوتی ہے, تو اس چیز کو جب ہم سوشیالوجی کی تھیوری میں جب ہم اس کو ریسرچ کریں گے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ موبائل سنیچنگ یا بائک سنیچنگ جو ہے یہ ایک اسپیسیفک ایج گروپ کرتا ہے. 18 سال 16 سال 18-16 سال سے لے کے 22-23 سال کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ ان کا ٹرینڈ اس قسم میں جرائم کی طرف ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اپنی رورل اور اربن سوسائٹی میں جاتے ہیں تو رورل سوسائٹی کے اندر کرمنل کیسز زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے اور اس کے بعد یہ مرڈر کے کیسز ہمارے دیہاتی علاقے کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. جب اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سوشیالوجی کی تھیوری کے تحت تو وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس میں ایک اکثر جرائم کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے اور اکثر جرائم کا معاشی پس منظر ہوتا ہے. تاریخی پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی عرصہ دراز سے دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر وہ کرائمز ہوتے ہیں. دوسری بات معاشی انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سب لوگوں کو فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہے, روپے کی پیسے کی جو ہے منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی, اس کی وجہ جرائم جنم لیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اربن سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ جرائم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سائبر کرائمز ہوتے ہیں, بینکنگ کرائمز ہوتے ہیں, کار سنیچنگ ہوتی ہے. اس قسم کے جرائم جو ہیں وہ سوشیالوجی کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اندر اربن ایریاز کے اندر کرتا ہے. اس میں 35-40 سال کے ایج گروپ انوالو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل کرائم کرتے ہیں پلیئر کے لیے, اپنی خوشی کے لیے. ان میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سامنے یا تو جرم ہوتا ہوا دیکھا ہوتا ہے یا وہ جرم کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ پھر مجرم بن جاتے ہیں. وہ جب جرم کرتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جرم کر کے خوش ہو رہے ہیں, اس وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ جینڈر کرائمس ہیں. جینڈر کرائمس کے اندر لوگوں کے اندر آپ نے بڑا کانسیپٹ سنا ہوگا ہمارے ریاست کے اندر, تو یہاں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آنر کلنگ, عزت کے نام پہ قتل کرتے ہیں لوگ. عزت کے نام پہ جب قتل کرتے ہیں اس کے پیچھے فلسفی یہ ہوتی ہے کہ فلاں ABC پرسن جو ہے اس نے ہماری عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے تو ہم اسے بدلہ لیں گے. بدلہ لینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا فرد جو اس کو قتل کر دیتے ہیں, عورت کو, لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو جب ان چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں سوشیالوجی کے ساتھ ریلیشن, ان کا ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عزت نفس کو مجروح سمجھتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی کانسیپٹ ہمارا سوشیالوجی کا ہے, جرم کا, جرائم کا. اس کے بعد جو کرمنالوجی ہے یہ جرائم کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن کرتی ہے, ایج گروپس کو ڈیفائن کرتی ہے, جرائم کی نیچر کو ڈیفائن کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ چیزیں ڈیفائن ہو جائیں تو جرائم کی امپلیکیشن جو سوسائٹی کے اوپر ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے, اور جرائم کو ہم نے روکنا کیسے ہے اس چیز کو علم جرمیات ڈیفائن کرتا ہے. اور علم جرمیات ایک سبجیکٹ میٹر ہے سوشیالوجی کا. دنیا کے اندر اگر ہم مثالیں دیں نا تو مہذب ممالک کے اندر بھی جرم ایک ایسا فینومینا ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کو ریڈیوس کر سکتے, اس کو کم کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو بالکل 100% کرائم فری ہو, ایسا کوئی ملک نہیں ہے دنیا کے اندر. ہر ملک کے اندر جرائم ہوتے ہیں اور ہر ملک کے اندر جرائم کو روکا جاتا ہے. جرائم کا جو شرح ہے, دا میگنیٹیوڈ آف کرائم جو ہے, اس کو کم کرنا یہ ایک سوشیالوجی کا سبجیکٹ میٹر ہے. سوشیالوجی 3 چیزوں کے تھرو جرائم کو کنٹرول کر سکتی ہے. اس میں پہلی چیز سوشیالوجی کی ہے سوشیالوجی 3 چیزوں کے تھرو جرائم کو کنٹرول کرتی ہے. سب سے پہلی بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ سوشل ایشوز. سوشل ایشوز جو ہیں وہ سوسائٹی کے کیا ہیں, سوسائٹی کے سماجی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, سوسائٹی میں سماجی وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی میں جرم آتا ہے. اس چیز کو سوشیالوجی ڈسکس کرتی ہے.
दूसरी उसके अंदर वो लॉ है लीगल सिस्टम, कि रियासत का लीगल सिस्टम क्या है, व्हाट इज द लीगल सिस्टम ऑफ अ स्टेट टू कर्ब द क्राइम, टू गिव द पनिशमेंट टू मिसक्रिएंट्स, एवरी पर्सन इज बाउंडेड टू लॉ। कानून हर बंदे के लिए इक्वल है, कोई ऐसा बंदा महज़ब माशरे के अंदर कवानीन से बालातर नहीं है। रूल ऑफ लॉ की थ्योरी आपने सुनी होगी, कानून की हुक्मरानी, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ ये कहा जाता है कि एक सोसाइटी के अंदर मुआशरा जो है उसके अंदर कानून की हुक्मरानी हो, तो कानून की हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट हमें सोशियोलॉजी देती है। कानून का हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी देती है। तो उसके बाद अगली बात जो वो ये है कि लीगल सिस्टम, थर्ड उसमें ये था कि सिस्टम ऑफ पनिशमेंट क्या है, मुल्क में सजाओं का निज़ाम क्या है, मुल्क के अंदर सजाएं जो है वो क्यों दी जाती हैं, और सजाओं का, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है सजाओं का, रिलेशन क्या है सजाओं का सोशियोलॉजी के साथ, कि सजाएं दी जाती हैं माशरे के अंदर किसी नेगेटिव मैग्नीट्यूड को, किसी क्राइम को कम करने के लिए। तो यहाँ से अब हम अगर आप कंक्लूजन करें अपने लेक्चर्स का, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स के सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद सोशियोलॉजी का रिलेशन जो था वो हमने बाकी सोशल साइंसेस के साथ हमने डिफाइन किया है कि सोशियोलॉजी का रिलेशन दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या है। और थर्ड इसके अंदर ये है कि सोशियोलॉजी का लॉ के अंदर क्या इंटरेक्शन है, लॉ में सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर लेक्चर हमने आज आपने दिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गया।